नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका क्लियर आरपीएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के अंदर क्या अंतर होता है। और आज हम अपनी नई क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि जिस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को जब पढ़ते हो तो कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जो आप बार बार आपको रिपीटेशन उनका देखने को मिलता है। तो उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में आज हम अपनी क्लास के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का अध्ययन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पार्ट यानी भाग के बारे में। उसके अलावा जैसे कि आप बात करोगे आर्टिकल के बारे में, चैप्टर के बारे में, क्लोज के बारे में और सब क्लोज के बारे में। ये वर्ड और टर्मिनोलॉजी होते क्या है और इनका उपयोग संविधान के अंदर क्यों किया गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम अपनी क्लास को बेसिक से एडवांस की ओर लेकर के चलेंगे, जिसमें कि आपको आगे की क्लास को समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस में डिवाइड किया गया, पार्ट के अंदर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो हमारे मूल संविधान के अंदर कितने पार्ट हैं, 22। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो कितने हैं, 25। देखिए, कुछ रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे आपको 26 और 27 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो एक बेस्ट रिसोर्सेज को मैं खुद पढ़ करके आपको इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपसे एक ही शब्द में मैं पूछूंगा कि हमारे संविधान के मूल संविधान में अगर पार्ट की बात करें तो कितने हैं, 22। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो कितने हैं, 25। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये वर्ड डाला गया है पार्ट, इसकी हमें जरूरत क्यों और कैसे महसूस हुई, इसका थोड़ा सा आप देखिए। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बन चुका है कि इसको आसान भाषा में समझाने के लिए इसको क्या डिवाइड किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। उसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। अब ये भाग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को समझने के लिए हमें आसान रूप में कुछ ऐसे शब्द देते हैं जिससे हम उसको क्या आसानी से एक्सप्लेन और समझ उसकी विकसित कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बनाने का उनका ऑब्जेक्ट क्या था। देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिमिलर चीजें थी जो एक समान होती थी, उनको उन्होंने किस में डाल दिया, पार्ट के अंदर डाल दिया। जैसे कि मैं बात करूंगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट फर्स्ट है वो किसकी बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है ना। वो ये बताता है कि संविधान के अंदर जो यूनियन, हमारा जो संघ है, जो भारत होगा, वो क्या होगा, राज्यों से मिलकर के बनेगा। और इसके अंदर जो नए राज्यों का किस तरीके से इसके अंदर गठन किया जाएगा और किस तरीके से नए राज्यों का इसके अंदर क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। अगर एक शब्दों में आपको मैं बताऊं तो यह भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। जैसे कि ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण, कंट्रोल जब हमारे ऊपर से हटा तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या थी, रियासतों का एकीकरण करना, यानी इस देश को किस तरीके से हम एक कर सकते थे। और वो काम किया गया। जैसे ही वो काम पूरा हुआ तो हमारा एक प्यारा सा देश निकला जिसका नाम क्या है, भारत है। अब देखिए, वो देश का निर्माण तो हमने कर लिया, लेकिन उसके अंदर लोग भी तो रह रहे थे, इसीलिए वहां पे किस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, सिटीजनशिप की, यानी नागरिकता की। इसलिए पार्ट 2 में क्या डाला गया, नागरिकता का कॉन्सेप्ट डाला गया। ये जो एक समान चीजें हैं, ये एक फिल्म के बाती हैं। जैसे उनकी सीरीज नहीं आती, धूम 1, धूम 2, धूम 3, इस हिसाब से क्या है कि जो पार्ट डाले गए उनके अंदर कौन सी चीजें जो सिमिलर थी, यानी कि जो एक समान चीजें थी, उनको पार्ट के अंदर डाला गया। जैसे कि पार्ट फर्स्ट किसकी बात करता है, मैंने बताया ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है। दूसरे पार्ट में किसकी बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई। अब देखिए, मान लिया नागरिकता मिल गई है तो नागरिकों को कुछ अधिकार भी तो मिलने चाहिए, इसलिए पार्ट 3 के अंदर क्या डाला गया, फंडामेंटल राइट डाला गया। और पार्ट 4 में क्या डाला गया, डीपीएसपी डाला गया, नीति के निर्देशक तत्व डाले गए। यानी कि जब राइट मिल गए तो इन लोगों के प्रति कुछ सरकार पॉलिसी भी तो बनाएगी, और जो पॉलिसी बनाएगी वो पार्ट 4 को, डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाएगी। अब ये सब चीजें जब मिल चुकी थी तो सीधी सी बात ये आती है कि उनको कुछ ड्यूटीज भी तो देनी होगी, यानी उनके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे। इसलिए पार्ट 4A के अंदर क्या डाला गया, ड्यूटीज को इसमें शामिल किया गया। तो मैं एक आसान भाषा में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। अब इस जो ये पार्ट है, कुछ पार्ट है संविधान में वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, पार्ट 5 और 6, यानी पार्ट 5 के अंदर क्या चीज है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। अब ये पार्ट इतना बड़ा हो गया कि लोगों के लिए समझना इसको आसान नहीं था, इसीलिए पार्ट को किस में डिवाइड किया गया, चैप्टर के अंदर। पार्ट को किस में डिवाइड किया गया, चैप्टर के अंदर। जैसे कि ये पार्ट भाग 5 है, ये किससे संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। तो ये इतना बड़ा हो गया कि इसको आसान भाषा में हम समझ नहीं पा रहे थे, इसकी कार्यशैली वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो इनको किस में डिवाइड किया गया, चैप्टर में। जैसे कि भाग 5 का जो चैप्टर फर्स्ट है वो किससे संबंधित है,
अगर आप उसको उठा करके देखोगे तो वो यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, और उसमें भी किससे, एग्जीक्यूटिव से संबंधित है, और उसमें हम किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो सीधा सा अर्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले किसमें डिवाइड किया गया, पार्ट के अंदर, और पार्ट को किसमें बांटा गया, चैप्टर के अंदर बांटा गया। जैसे कि चैप्टर 2 की बात करें भाग 5 के अंदर, तो वो किससे संबंधित है, पार्लियामेंट से संबंधित है। अब देखिए कि पार्ट को किसमें डिवाइड किया गया, चैप्टर के अंदर। अब इन चैप्टरों को भी क्या, कुछ चैप्टर इतने बड़े हो गए, उनको भी आसानी से समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर्टिकल का। अब आर्टिकल का उपयोग हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों करते हैं, उसका एक देखिए, हमारा जो संविधान था उसका ढांचा इतना बड़ा हो गया था कि उसको सुव्यवस्थित तरीके से समझने के लिए उसको छोटी छोटी धाराओं में बांटा गया है ना, कुछ नियम को बनाने के लिए, और उन नियमों को आसानी से खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर्टिकल का। जैसे कि आप पार्ट 5 को देखोगे तो उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट को देखोगे तो चैप्टर फर्स्ट में किसकी बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। तो जैसे प्रेसिडेंट को समझाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया गया, आर्टिकल का। तो आर्टिकल जैसे 52 है ना, 52, ये किसकी बात करता है, ये प्रेसिडेंट के पोजीशन यानी पद की बात करता है। जैसे कि आर्टिकल 53 किसकी बात करेगा, वो उसके एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल को क्यों मेंशन किया गया, कि उन नियमों को हम छोटी छोटी धाराओं में बांट सकें, जिससे कि संविधान को समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब एक आर्टिकल था, अब देखिए कुछ आर्टिकल है वो भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, तो उनको भी फिर किस में डिवाइड किया गया, ये क्लोज के अंदर डिवाइड किया गया, है ना। अब एक चीज यहाँ पे एक समझ के चलिए कि क्लोज होते क्या, देखिए जो भी आर्टिकल होता है वो ब्रैकेट में होगा, वो क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। जैसे कि आप 38 आर्टिकल के बाद में आर्टिकल 39 को पढ़ोगे तो उसको किस में बांटा गया, क्लोज में बांटा गया। जैसे कि आर्टिकल 39 ये ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया। अब देखिए कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सीधा ही आर्टिकल 39A बोल देते हैं। ये टेक्निकल रूप से क्या है, गलत है। ये सब चीजें इंटरव्यू में आपके सामने पूछी जाती हैं। अगर मान लीजिए सीधा आपने आर्टिकल 39A बोल दिया तो ये वहां पे आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल इस आर्टिकल को अगर हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये क्या है, आर्टिकल 39 क्लोज ए बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। और जैसे ही आगे आप देखोगे तो इसी आर्टिकल में फिर क्या है, 39 क्लोज बी, 39 क्लोज सी, 39 क्लोज डी, 39 क्लोज ई। तो इस तरीके से ये क्या है, ये क्लोज के अंदर चले गए। जैसे कि आर्टिकल 39A क्या बताता है, यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों की बात करता है। तो उनको क्या ये क्लोज में बांटा गया, यानी जो भी आर्टिकल किस में होगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, उसको क्या बोले जाएंगे हम, क्लोज। जैसे कि इसको हम सीधी भाषा में क्या कहेंगे, 39 क्लोज ए बोला जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इन कुछ आर्टिकल में क्लोज भी बड़े हो गए, तो उनको हमने किस में डिवाइड किया, सब क्लोज के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि एक आर्टिकल में बताता हूं, आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए, ये ध्यान रखिए। यानी कि जहां पर दो ब्रैकेट का यूज होगा वो क्या होगा, सब क्लोज में आएगा। यानी इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के बारे में। अब ये आर्टिकल इतना बड़ा हो गया कि इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर ली गई। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसको किस में डिवाइड किया गया, सब क्लोज में डिवाइड किया गया। तो इस आर्टिकल को हम कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। तो इसके अंदर किसकी बात की गई है कि 6 स्वतंत्रता है। अब 6 स्वतंत्रता तो अलग अलग होती है, लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता की अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें प्रेस की फ्रीडम की बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। तो यानी कि आप आसान भाषा में समझ चुके होंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसमें डिवाइड किया गया, पार्ट में। पार्ट जब बड़ा हुआ तो इसको किसमें डिवाइड किया गया, चैप्टर के अंदर। और चैप्टर कुछ बड़ा हो गया तो इसको किसमें किया गया, आर्टिकल में। और आर्टिकल को किसमें किया गया, क्लोज में। और क्लोज को किसमें किया गया, सब क्लोज के अंदर इसको डिवाइड किया गया। यानी कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। और आसान भाषा में समझने के लिए इन टर्म का उपयोग हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की क्लास में करते रहते हैं। अब लास्ट में अगर एक चीज और मैं बताऊं तो शेड्यूल की बात आती है। अब ये शेड्यूल यानी अनुसूची क्या होती है, देखिए ये संविधान के लास्ट में दी गई विषयों की ऐसी सूची है जिसके आधार पर हम किसी आर्टिकल और क्लोज की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब ये तो आर्टिकल में लिख दिया गया, लेकिन अब इस आर्टिकल को बड़े रूप में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने क्या लिखा है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब कितने राज्यों से मिलकर के भारत का निर्माण हो रहा है, 28। और यूटी कितने, 8 यूटी है। अब सबको तो हम आर्टिकल फर्स्ट में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 28 राज्यों को अगर आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल कितना बड़ा हो जाएगा। तो इन सब चीज के लिए आर्टिकलों की व्याख्या करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शेड्यूल यानी अनुसूची का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर
किसका पता लग जाता है कि आर्टिकल की व्याख्या को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अनुसूची सेकंड की बात करूं तो उसमें पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पोजीशन होती है, उसमें अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उनका वेतन किस प्रकार से होगा। अब जैसे कि मैं शेड्यूल थर्ड की बात करूं तो उसमें क्या लिखा गया है, शपथ की बात करते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पद हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, हाई कोर्ट के जजेज हो गए, उनके शपथ का सबका अलग अलग प्रावधान है। तो उन प्रावधानों को अगर हम अच्छे से देख सके तो हर आर्टिकल में तो मेंशन नहीं हो सकता, इसीलिए इनका उपयोग किस में किया गया, शेड्यूल में किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी क्लास के अंदर, जो ये बेसिक क्लास है, ये जो टर्म हम बार बार यूज में लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस में डिवाइड किया, पार्ट के अंदर, पार्ट को किस